ऑल राइट गाइज, तो आज के इस वीडियो में हम पारितंत्र को खत्म करने वाले हैं। सो पारितंत्र में सबसे पहला क्वेश्चन आपके पूछा जाता है वो यहाँ से आपको एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन नीट में पूछी गई थी और आपको आरयूएचएस में पूछी जा सकती है। वो ये है कि पारिस्थितिक तंत्र में सारे घटक एक इकाई के रूप में दिखाई देते हैं तब क्रियाशील दिखते हैं। उसमें आपको 4 पॉइंट दिए हैं: उत्पादकता, अपघटन, ऊर्जा प्रवाह, पोषण चक्र। उसमें क्या था, 3 ऑप्शन दे दिए थे और एक ऑप्शन में स्थिरीकरण पता नहीं ऐसा कुछ दे दिया था और आपको वो सिलेक्ट करना था। सो आप लोगों को याद रखना है उत्पादकता, अपघटन, ऊर्जा प्रवाह और पोषण चक्र। इसके अलावा जो भी आए वो आपको गलत कर देना और इसमें आपको थोड़ा सा सेंस होना चाहिए। बाकी एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछा ही जाता है और नीट में भी पूछा गया है: ऊर्जा की एक दिशीय गतिशीलता उच्च पोषी स्तरों की ओर और पर्यावरण में इसका अपव्यय और उष्मा के रूप में हानि होती। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऊर्जा का। सबसे पहले तो प्रवाह एक दिशीय होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करूं नेक्स्ट, तो उत्पादकता आपका इस टॉपिक से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन वो ये है: प्राथमिक उत्पादन प्रकाश संश्लेषण गुणन पात्रों द्वारा एक निश्चित समयावधि में प्रति इकाई क्षेत्र द्वारा उत्पन्न किए गए जैव मात्रा या कार्बनिक सामग्री की मात्रा है। सो प्राथमिक उत्पादन, और इसका जो बात करूं मात्रा की, सो इसे हम डिनोट करते हैं ग्राम-2 की पावर। और बात करूं ऊर्जा की तो इसको किलो कैलोरी प्रति मीटर में भी डिनोट करते हैं। बात करूं जैव मात्रा के उत्पादन की दर की तो उत्पादकता कहते हैं और इसको डिनोट करते हैं ग्राम की पावर -2 पर ईयर एंड किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर एंड पर ईयर। ये आपके डायरेक्टली एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है। और एक और पॉइंट जो आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं नीट में भी और यहाँ भी पूछे जा सकते हैं। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है। सकल प्राथमिक उत्पादकता जीपीपी, ये आपकी टोटल है और उसमें से यदि श्वसन के दौरान हुई क्षति को घटा दें, श्वसन रेस्पिरेशन की अगर हम घटा दें, सो उसमें से हमको मिलती है नेट प्राथमिक उत्पादकता। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट लाइन, संपूर्ण मंडल की वार्षिक कुल प्राथमिक उत्पादकता का भार आपके कार्बनिक तत्व शुष्क भार के रूप में लगभग 170 बिलियन टन आंका गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए मैं इस पर कुछ ज्यादा समय खराब नहीं करना चाहूंगा। इसमें अगली आपको सबसे इंपॉर्टेंट लाइन देखने को मिल जाती है, वो है अपरहधारी। जैसे कि केंचुए अपरद को छोटे छोटे कणों में खंडित कर देते हैं, इसको हम खंडन कहते हैं। और बात करूं निक्षालन की प्रक्रिया के अंतर्गत जल विलेय अकार्बनिक पोषक भूमि मृदा स्तर में प्रविष्ट कर जाते हैं, सो इसे निक्षालन कहते हैं। और बात करूं बैक्टीरियल जीवाणु एवं कवकीय एंजाइम अपरदों से सरल अकार्बनिक तत्वों में तोड़ देते हैं। कवकीय एंजाइम अपरदों को सरल अकार्बनिक तत्वों में तोड़ देते हैं, सो इसको कहते हैं हम लोग अपचय। इस प्रोसेस को अपचय कहते हैं। सो अपरधारी जो खंडन किसे कहते हैं, केंचुए वगैरह हैं, वो अपरद को छोटे छोटे खंडों में खंडित कर देते हैं। निक्षालन प्रक्रिया के अंतर्गत जल विलेय अकार्बनिक पोषक भूमि मृदा स्तर में प्रविष्ट कर जाते हैं एंड देन आपके अपचय हो जाता है। बैक्टीरियल जीवाणु कवकीय एंजाइम अपरदों को सरल अकार्बनिक तत्वों में तोड़ देते हैं, सो उसे हम अपचय कहते हैं। नेक्स्ट आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं ये लाइन, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। यदि अपरद काइटिन तथा लिग्निन से भरपूर होता है तब अपघटन दर धीमी होती है, और यदि अपरद नाइट्रोजन तथा जल विलेय तत्वों जैसे चीनी आदि से भरपूर होता है तो तब अपरदन दर आपके तेज हो जाती है। बात करूं ऊर्जा प्रवाह की, नेक्स्ट टॉपिक, इससे आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलता है वो यहाँ से देखने को मिलता है, वो ये है। आप लोगों को वीडियो बहुत ज्यादा तेज लग रही है तो इसको दोबारा भी देख लेना, आपका रिवीजन हो जाएगा और ये आपके दिमाग में डायरेक्टली छप जाएगा और आप लोग एग्जाम में आपको एग्जाम में एमसीक्यू सेलेक्ट करना है। एक बार आपने देखा हुआ है तो आप एग्जाम में एमसीक्यू सेलेक्ट कर लोगे। आपतित सौर विकिरण का 50% से कम भाग आपके प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण में प्रयुक्त होता है और पादप केवल इसका 2 से 10% प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण का प्रयोग करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायरेक्टली बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम पूछा गया है। पादप केवल 2 से 10% ही आपके प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण का प्रग्रहण करते हैं। हरे पादपों को उत्पादक कहते हैं और पारिस्थितिक तंत्र में शाकी एवं काष्ठीय पादप आपके प्रमुख उत्पादक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, वो है ये: एक अन्य प्रकार की खाद्य श्रृंखला को अपरद खाद्य श्रृंखला कहते हैं। एक तो ये नॉर्मल है खाद्य श्रृंखला, और फिर बात करूं जलीय पारितंत्र में चारण खाद्य श्रृंखला
ऊर्जा प्रवाह का महत्वपूर्ण साधन है। तो ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि जलीय पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का जो मुख्य श्रृंखला होती है वो चारण खाद्य श्रृंखला होती है। जलीय आपके पारितंत्र में ऊर्जा का जो महत्वपूर्ण साधन होती है वो चारण खाद्य श्रृंखला होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सो इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो सबसे पहले उत्पादक होते हैं आपके पेड़ पौधे, पादप प्लाव है, घास है, वृक्ष है। और प्राथमिक उपभोक्ता कौन होगा? जो इसको खाएगा। सो जंतु प्लावक है, गाय है, टिड्डे है, जो इनको खाएगा वो आपके द्वितीय उपभोक्ता, जो इनको खाएगा वो आपके तृतीय उपभोक्ता, और उसको हम क्या कहेंगे? उच्च माछाहारी। सो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं आपके क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछा जा सकता है खड़ी फसल। ये आपको क्वेश्चन डायरेक्टली कंपटीशन एग्जाम में भी देखने को मिला और यहाँ पे देखने को मिलेगा। मेरे को ऐसा लग रहा है डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन पूछी जाती है, इसमें से ये लाइन दे दी जाती है और ये आपको ब्लैंक छोड़ दिया जाता है और आपको वो लिखना होता है। एक विशिष्ट समय पर प्रत्येक पोषण स्तर का जीवित पदार्थ की कुछ खास मात्रा होती है जिसे हम स्थिर सस्य या खड़ी फसल कहते हैं। किसी विशिष्ट समय पर प्रत्येक पोषण स्तर का जीवित पदार्थ की कुछ खास मात्रा होती है, तो उसे हम खड़ी फसल कहते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन एक और आ जाती है, ऊर्जा का जो अब उत्पादक है इससे होगा प्राथमिक उपभोक्ता जो भी होगा उसमें 10% की ट्रांसफर होगा। मान लो मेरे पास 10 रुपये हैं तो मैं उसको 1 रुपये दूंगा, और 1 रुपये का भी फिर इससे ऐसे समझते हैं 1000 का कितना होता है 10%? 100, फिर आपके 10, फिर 1, ऐसे आपके ये चलता है। तो 10% ऊर्जा का ही आपके ट्रांसफर हो पाता है। नेक्स्ट जो आपको देखने को मिलता है ऊर्जा पे आपके पारिस्थितिक पिरामिड, संख्या का पिरामिड, जैव मात्रा का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड किस प्रकार से, यहाँ से आपको कैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है एक्सेप्शन से। जो व्यष्टियों की संख्या होती है ना, उसका इस प्रकार से होता है सीधा पिरामिड आपको देखने को मिलता है घास के मैदानों में। ये घास के बहुत ज़्यादा पेड़ होते हैं, लगभग 6 मिलियन से ज़्यादा घास के पेड़ होते हैं, और उसके ऊपर जो तृतीय उपभोक्ता होते हैं वो 2 से 3 ही आपके पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपकी बात करूँ आपके जैव मात्रा के पिरामिड, ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। जैव मात्रा के पिरामिड सीधे होते हैं और उल्टे भी हो सकते हैं। आप लोगों ने समुद्र में देखा होगा, समुद्र में मछलियों की संख्या ज़्यादा होती है रादर देन आपके जो छोटे छोटे पादप प्लावक होते हैं उसकी तुलना में। सो उसका जो पिरामिड होता है वो उल्टा होता है। सो ये जैव मात्रा के उल्टा पिरामिड आपको समुद्र में देखने को मिल सकता है। और अगर मैं वृक्ष की बात करूं तो वृक्ष में आपके जीवों की व्यष्टियों की संख्या में वृक्ष जो होता है उसमें उल्टा देखने को मिलता है पिरामिड। कैसे? एक वृक्ष होता है वो एक होता है, लेकिन उसको खाने वाले फिर वो हो जाएंगे, फिर उसको खाने वाले, उसको खाने वाले, उसको खाने वाले, फिर छोटे छोटे होते जाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपके आ जाता है जैव मात्रा का, ये उल्टा पिरामिड है। और नेक्स्ट आपके ऊर्जा का एक आदर्श पिरामिड जो कि हमेशा सीधा होता है, जो कि हमेशा सीधा होता है और डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत सारे एग्जाम कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि सदैव सीधा रहने वाला आपके पिरामिड कौन सा है? ये सदैव सीधा ही रहता है। सो ये ऊर्जा का पिरामिड होता है, क्योंकि ऊर्जा ट्रांसफर तो होती है। सो ऊर्जा का ट्रांसफर वो एक दिशा होता है और कम होती जाती है। सो ये आपके सीधे होते हैं। समुद्र में जैव भार के जो पिरामिड होते हैं वो उल्टे होते हैं, डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और ऊर्जा का पिरामिड सदैव खड़ी अवस्था में होता है और कभी भी उल्टा नहीं होता है। और इसी कड़ी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है, लेकिन कुछ एमसीक्यू है उस पर मैं आपको लेकर चलता हूँ इस चैप्टर से कैसे एमसीक्यू देखने को मिल जाते हैं। सो इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे, समीकरण जीपीआर माइनस आर बराबर एनपीपी, जीपीपी माइनस आर बराबर एनपीपी। सकल जो आपके टोटल था जीपीपी में से आपको जो रेस्पिरेशन में यूज होता है उसको कर दें तो आपको नेट आपको प्राप्त होता है। सो ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें आर का मान पूछा गया, तो इसमें आंसर हो जाएगा श्वसन हानि। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन 4th नंबर जो ईजीजी आरबीएचएस में पूछने लायक है वही क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, कोई मैं नीट की तैयारी नहीं करवा रहा हूँ। बात करूँ किस पारितंत्र में अधिकतम जैव भार होता है, सो आपके डी इसमें 1 पारितंत्र में आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है जैव भार। 5 नंबर क्वेश्चन की बात करूं, इको सिस्टम आपके शब्द किसने दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। बी एपी टास्ले ने आपके इकोसिस्टम शब्द दिया था। 6 नंबर क्वेश्चन, जलीय निकायों का यूट्रिफिकेशन जिसके कारण मछलियां आपके मरने लगती हैं, किसकी उपलब्धता के कारण मछलियां मरने लगती हैं? सो ऑक्सीजन नहीं होगा तो मछलियां ऑब्वियस सी बात है मरेगी ही मरेगी। अब हम लोग देख लेते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। यदि 20 जूल ऊर्जा
उत्पादक स्तर पर रोक ली जाती है तो कितनी ऊर्जा भोजन के तौर पर निम्नलिखित श्रृंखला के मोर को आपके उपलब्ध होगी। सो पौधे में कितनी है 20, फिर आपके चुहिया में कितनी हो जाएगी, उसका 10% निकालो, 20 का 10 2, फिर आगे फिर 2 का, ऐसे आप करोगे तो इसका आंसर हो जाएगा 0.02 आपके हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सो किसी घास स्थल में खरगोश द्वारा नए जैविक पदार्थ के बनने की दर आपके क्या दर को क्या कहते हैं, खरगोश द्वारा नए जैविक पदार्थ को बनने की दर को क्या कहते हैं। सो इसमें शुद्ध उत्पादकता हम लोग कहते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, सकल वैश्विक कार्बन 70% भाग किस में पाया जाता है। सो अभी मैंने आपको हाईलाइटेड पॉइंट में बताया था। सो इसका आंसर हो जाएगा महासागरों में 70% भाग आपके सकल वैश्विक कार्बन का पाया जाता है। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सो वो आपके हो जाता है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें से आपको क्या ध्यान रखना, जीव और उसके पर्यावरण के परस्पर संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है। सो वो आपका कहलाता है पारिस्थितिकी। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सो आपके क्वेश्चंस पूछा जाता है। सो 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड सामान्यतः उल्टा होता है। वहां आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ बता दो, सबसे जो उल्टा पिरामिड होता है वो होता है समुद्र में जीव भार के पिरामिड सदैव उल्टे होते हैं, सामान्यतः उल्टे होते हैं। और बात करूं 29 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित आंकड़ों में से किस प्रकार का पारिस्थितिक पिरामिड प्राप्त किया जाता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता 10 ग्राम, आपके ये 60 ग्राम, 120 ग्राम। तो ये आपको कहाँ से देखने को मिल जाता है, 29वें आंसर का आपके हो जाएगा इसका आंसर सी होता है आपके इसका आंसर। जीव मात्रा का उल्टा पिरामिड है ये, जीव मात्रा का उल्टा पिरामिड है ये। और ये कहाँ देखने को मिलेगा, आपको समुद्र में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया आपके, ये रहा। निम्नलिखित में से वो कौन सा एक है जो पारिस्थितिक तंत्र की कार्यात्मक इकाई नहीं। मोस्ट इंपोर्टेंट की सबसे पहले आपको यही बताया था, इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी। सो नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। जो संख्या का खड़ा पिरामिड होता है वो किस में नहीं होता है। तो संख्या का आपके खड़ा पिरामिड नहीं होता है वन में संख्या का आपको खड़ा पिरामिड नहीं देखने को मिलता है। एक 58 नंबर क्वेश्चन है, स्थायी पारिस्थितिक तंत्र का कौन सा पिरामिड उल्टा नहीं हो सकता। ऊपर भी आपको मेंशन किया था, यहाँ भी बता देता हूँ, ऊर्जा का पिरामिड सदैव आपके सीधा होता है, उल्टा नहीं हो सकता। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन की सो 61 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है। एक खाद्य श्रृंखला में आपके सर्वाधिक श्रृंखला होती है, संख्या होती है उत्पादकों की सबसे ज्यादा संख्या होती है और उसके फिर आगे कम संख्या होती है। तालाब पारिस्थितिकी में संख्या पिरामिड होता है आपके, इसमें आंसर हो जाता है सी, सीधा होता है तालाब पारिस्थितिकी में। एक लास्ट क्वेश्चन, फास्फोरस का प्राकृतिक भंडार कौन सा होता है। तो सेल होता है आपके फास्फोरस का प्राकृतिक भंडार। इसके साथ ही ये लेक्चर पूरा। तो सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज डू द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशंस। थैंक यू।